5 अगस्त को बांग्लादेश में एक बड़ी पॉलिटिकल घटना हुई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो जनवरी 2009 से सत्ता में थी, उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। शुरुआत में तो ये घटनाएं सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट लग रही थी, जिनकी मांग थी कि देश में जो रिजर्वेशन है उनको हटा दो, क्योंकि वो कुछ सेक्टर्स के ऊपर स्पेसिफाई कर रही थी। देखते ही देखते वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक बड़े क्राइसिस में बदल गए और उनकी लंबी सरकार का अंत हो गया। बहुत सारे सवाल हैं कि ये क्राइसिस क्यों हुआ और इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका भारत के लिए क्या मतलब है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, इसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में जानेंगे कि इस सिचुएशन ने भारत के लिए कौन सी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं बांग्लादेश के इतिहास के बारे में कि आखिर बांग्लादेश बना कैसे। बांग्लादेश सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 से लेकर 1971 तक उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान जो आज की तारीख में पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है। ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन पॉलिटिकल पावर और रिसोर्सेज ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो मेनली बंगालीज थे, उन्हें लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस्लामाबाद में बैठी सरकार हमेशा वेस्ट पाकिस्तान और उनके लोगों पर ही ध्यान देती थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान को गरीबी और राजनीतिक अलगाव में छोड़ दिया गया था। ये नफरत धीरे धीरे बढ़कर खुले प्रोटेस्ट में बदल गई। 1970 के इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान, जो आवामी लीग के नेता थे, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करी। इसका मतलब था कि अब ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान का लीडरशिप मिलना चाहिए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप में ये बात मंजूर नहीं की। ढाका में विरोध शुरू हो गए, जिनका जवाब पाकिस्तानी मिलिट्री ने घोर निर्दयता से दिया। हजारों लोगों की मौत और उत्पीड़न के बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का आगाज हुआ। लाखों शरणार्थियों ने भारत में शरण ली, जिसके बाद एक बड़ा मानवीय संकट बन गया था। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने फैसला किया कि वो इस संकट का समाधान ढूंढेंगे। इंडियन फोर्सेस ने बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के साथ मिलकर जंग लड़ी और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने अपनी आजादी हासिल करी। इस जीत को इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद एक नया मुल्क का जन्म हुआ, बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के आजादी के हीरो थे, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका शासन लंबा नहीं चला। 1975 में उनकी हत्या कर दी गई। शेख हसीना की पॉलिटिकल जर्नी उस वक्त शुरू हुई जब 1975 में एक मिलिट्री कूप के दौरान उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ साल एग्जाइल में गुजारे। 1981 में वो वापस बांग्लादेश आई और अपने पिता की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग की भागदौड़ संभाली। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मिलिट्री रूल के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद उनकी पार्टी अवामी लीग को फिर से पॉलिटिकल दबदबा मिलने लगा। 1996 में शेख हसीना बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और अपना पहला कार्यकाल 2001 तक पूरा किया। लेकिन अगले इलेक्शंस में उन्हें बीएनपी और जमात-ए-इस्लाम के साथ साथ और भी कुछ पार्टीज के अलायंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जनवरी 2007 में उन्हें करप्शन और एक्सटॉर्शन के चार्जेस पर गिरफ्तार भी किया गया, जिससे अवामी लीग के सपोर्टर्स ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन कहा। लेकिन शेख हसीना ने इस सब के बाद भी एक मजबूत कमबैक किया। दिसंबर 2008 में उन्होंने इलेक्शन जीता और जनवरी 2009 में वापस प्रधानमंत्री बन गई। उसके बाद उन्होंने 2014 और 2018 के इलेक्शंस भी जीते, अपनी पावर को और मजबूत किया। बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुए, उनके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे पहला एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो सरकारी नौकरियों के कोटे के अगेंस्ट था। ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते थे कि जॉब्स जो हैं वो मेरिट बेसिस पर मिले, ना कि किसी कोटे के बेसिस पर। ये कोटा ज्यादातर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडर्स थे, यानी कि उनके जो पूर्वज थे, अगर वो फ्रीडम फाइटर रहे थे बांग्लादेश के उसमें, तो उनके आने वाली पीढ़ियों को अच्छी नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलेंगी। लेकिन स्टूडेंट्स को ये सारा सिस्टम आज के टाइम में मंजूर नहीं था, उन्हें बहुत अनफेयर लगने लगा। लेकिन ये क्राइसिस सिर्फ कोटा की वजह से नहीं हुआ। जनवरी 2024 में शेख हसीना ने चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, इलेक्शन जीता, जो पहले से ही काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा था देश में, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। बांग्लादेश में पहले से ही बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ रही थी। तो जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हसीना ने उन्हें रजाकार कहकर नेगेटिव टर्म में डोनेट कर दिया और पुलिस ने इन प्रोटेस्ट पर क्रैक डाउन किया।
लेकिन बाद में प्रोटेस्ट और ज्यादा वायलेंट होने लगे। कोविड-19 के बाद इकोनॉमिक प्रेशर, करप्शन, जॉब्स की कमी और इन्फ्लेशन को मिलाकर बांग्लादेश के लोगों में काफी गुस्सा भर गया था। आखिरकार प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि शेख हसीना को अपना पूरा रेजिडेंस जो उनको ऑफिशियली मिला हुआ था वहां से भागना पड़ा। प्रोटेस्ट उनके घर में घुस गए और वो अपनी बहन के साथ वहां से रवाना हो गई, ढाका छोड़कर चली गई। इंडिया ने उन्हें टेम्पररी रिफ्यूजी के तौर पर एक्सेप्ट किया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में कंफर्म किया कि शेख हसीना को शॉर्ट नोटिस पर इंडिया आने की परमिशन मिल गई है जो उन्होंने मांगी थी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भारत को इससे क्या फर्क पड़ सकता है। हो सकता है कि बांग्लादेश में हो रहे इस क्राइसिस को लेकर भारत अपना एक ट्रस्टेड एलाई खो दे। शेख हसीना की लीडरशिप में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी सुधरे थे, लेकिन रिजाइन करने के बाद बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई उससे भारत अपना एक भरोसेमंद दोस्त को खो सकता है। इंडिया और बांग्लादेश टेररिज्म के खिलाफ भी यानी आतंकवाद के खिलाफ भी काफी साथ मिलकर रहे हैं, काफी काम किया उन्होंने। हसीना के टाइम पर दोनों देशों ने सिक्योरिटी और ट्रेड के मामलों में काफी कोऑपरेशन दिखाई है। बांग्लादेश के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस भी काफी हद तक बढ़ गए थे जो $13 बिलियन तक पहुंच गए थे। साफ्टा एग्रीमेंट के तहत काफी सारी चीजों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस भी था। हो सकता है इसके कारण वेस्टर्न क्रिटिसिज्म भी ज्यादा मिले। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए जिनके कारण शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा, उनसे इंडिया को एक डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया हसीना के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज खास करके अमेरिका उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। उन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और डेमोक्रेटिक फ्रीडम को लिमिट करने के एक्विजिशन भी लगा रहे हैं। बांग्लादेश में काफी एंटी इंडियन सेंटिमेंट का खतरा भी बना हुआ है। शेख हसीना के इंडिया में रेफ्यूज लेने के बाद बांग्लादेश के लोगों ने एंटी इंडियन सेंटिमेंट बढ़ गए हैं। लोगों ने काफी हद तक इंडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है, इंडियन बिल्डिंग्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। काफी बार लोग ये समझना बंद कर देते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो एक लीडर को पूरे देश के साथ साथ रिलेट करने लगते हैं। अगली सरकार इंडिया के लिए इतनी फ्रेंडली हो ना हो उसका कोई गारंटी नहीं है और इससे ट्रेड और सिक्योरिटी के मैटर्स में भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। चैलेंजेस जो हम सोच सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे हो सकते हैं वो है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। इंडिया और बांग्लादेश आपस में 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं और अगर वहां पर कोई सरकार नहीं है तो ये काफी एक सिक्योरिटी इशू बन सकता है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर्स को लेकर। हो सकता है काफी इलीगल एक्टिविटीज बढ़ने लगे, काफी आतंकवादी वहां से आने लगे, काफी आतंकवाद और टेररिज्म का खतरा बनने लगे। हाल ही में भारत की सरकार ने एक नई कमेटी भी बनाई थी जो बॉर्डर रीजन में डेवलपमेंट्स के लिए जिम्मेवार होने वाली थी। इस कमेटी का मेजर फोकस जो है वो बांग्लादेश के काउंटर पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन करने में सफल होने वाला है ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन की जा सके। इसके बाद चांसेस बढ़ सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर भी। इस क्राइसिस की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन्फिल्ट्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। बॉर्डर रीजन में हमेशा से ही स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, जिसमें रोहिंग्यास की बात कर सकते हैं हम लोग, मिलिटेंसी और रेडिकलिज्म के इश्यूज सामने आए हैं जो इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए काफी हद तक कंसर्न का सवाल है। अगर अगले कुछ समय में इंडिया के लिए जो फायदेमंद गवर्नमेंट है वो नहीं आई बांग्लादेश में तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का भी खतरा बढ़ सकता है क्योंकि उनको और पावर मिल सकती है। इसके बाद चाइना और रीजनल जियोपॉलिटिक्स का भी खतरा बढ़ सकता है। शेख हसीना के टाइम पर बांग्लादेश ने भारत और चाइना दोनों के साथ में ही एक बैलेंस बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि ऑपोजिशन पार्टीज या इंटरिम गवर्नमेंट जो भी आती है वहां पर वो इस पॉलिसी को किस हद तक फॉलो करती है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जो हर कंट्री का एक वीक मोमेंट का बहुत फायदा उठाता है और बांग्लादेश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसके लिए एक और मौका बन सकती है। बीजिंग नए गवर्नमेंट के साथ ल्यूक्रेटिव डील्स प्रपोज कर सकती है, यानी उनको बहला फुसलाकर कुछ ऐसी डील दे सकती है जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। हमने पहले मालदीव्स और श्रीलंका में भी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं। इंडिया को इस वक्त अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे ध्यान देना होगा ताकि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं उनका कंट्रोल ना बने बांग्लादेश पर और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। साथ ही चाइना के इन्फ्लुएंस को भी चेक करना भारत के लिए जरूरी हो सकता है। बांग्लादेश में चल रहे पॉलिटिकल अनरेस्ट इंडियन कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा रिस्क लेकर आ सकते हैं। बांग्लादेश में चल रहे इन इंडियन बिजनेसेस को, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहां इंडियन कंपनीज का लगभग 25% स्टेक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है।
ट्रेड डिस्क्रिप्शंस या पेमेंट्स में डिलेज हो सकते हैं, इन कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये भी संभावना हो सकती है कि इंस्टेबिलिटी के चलते कुछ मैन्युफैक्चरर्स वापस इंडिया शिफ्ट होने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो बांग्लादेश और उसमें चल रहे पूरे क्राइसिस के बारे में और आखिरकार भारत पर कैसे उसका असर पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस रहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।